नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से आ रही है। भोपाल में 48 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भोपाल में कोरोना का कहर अच्छी तरीके से बरपा हुआ है, ये आप समझ लीजिए। पूरे प्रदेश के साथ देश की जो हालत है उसमें भोपाल में जो सख्ती करते हैं पुलिस वाले, आज वो खुद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। भोपाल में 48 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब डॉक्टरों के बाद पुलिस वालों के ऊपर कोरोना जिस तरह से कहर बरपा रहा है, उसके बाद जो आपकी ओर पर सख्ती करते थे, अब वो खुद कोरोना का शिकार हैं। आखिर कैसे और कब थम पाएगा ये कोरोना का कहर, ये कोई नहीं जानता। भोपाल में कोरोना का इतना बड़ा कहर टूटा है, वो भी खासकर पुलिस वालों पे जो आपकी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, जो आपको कोरोना से बचाने के लिए गाइडलाइंस का पालन करते हैं। आज वो खुद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जिसमें एक पुलिस वाले की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसमें खासकर जो 48 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हुए हैं, उनमें 9 पुलिस के स्टाफ हैं, बाकी 39 स्टाफ जो है वो दूसरे विभाग के हैं। 48 पुलिस वालों के कोरोना संक्रमण की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ इंदौर शहर में 1104 और भोपाल के अंदर 863 कोरोना के मरीज मिले हैं। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता विवेक शर्मा जुड़ चुके हैं। विवेक, भोपाल के अंदर 48 पुलिस वालों के ऊपर कोरोना का ये कहर, आखिर क्या शहर की हालत है अब? संयम, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में कोरोना जो है एक विकराल रूप में जो उभर कर आया है, बुधवार को तेजी से रफ्तार से बढ़ रहा है। और यहाँ जो है पूरे प्रदेश भर में 4031 संक्रमित मिले हैं, जिसमें भोपाल में 863 हैं और इंदौर में 1104 हैं, जबलपुर में 277 हैं, ग्वालियर में 635 हैं, वहीं सागर में 133 पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बता दूं संयम, पुलिस कर्मचारियों के अलावा बुधवार की जो रिपोर्ट है उसमें 863 जो पॉजिटिव आए हैं, उसमें 47 बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिनमें से एक 8 महीने की बच्ची है। इसी के साथ दर्शकों को हम ये भी बताते चले विवेक कि आज जो देश में संक्रमण की दर आई है वो सबसे खतरनाक है अभी तक के स्तर में। इस तीसरी लहर में आज भारत देश के अंदर 2,47,417 नए कोरोना के केस आए हैं और कल के मुकाबले ये 27% ज्यादा हैं। विवेक जी हम जिस तरीके से लोग एक लापरवाही बरत रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उस हिसाब से कोरोना जो है कहर बनकर टूट रहा है। कहीं ना कहीं जो है भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार बार बार भीड़ इकट्ठी ना हो इसके लिए प्रयास कर रही है। वहीं आपको एक चीज और बता दूं मैं संयम कि बुधवार की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने जो है बुधवार को टेस्ट कराया था। स्वामी विवेकानंद जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए थे वो, जहां उन्होंने ग्रुप के साथ फोटो खिंचवाई। और भोपाल में जो है बुधवार के दिन 9 पुलिस के जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कल रामेश्वर शर्मा की भी खबर आई थी कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं और आज जो आंकड़े आ रहे हैं वो देश, प्रदेश और भोपाल तीनों कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। खासकर आज जो खबर है पुलिस वालों से जुड़ी हुई, जो जनता के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराते हैं, अब उनको गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए कौन है विवेक? देखिए संयम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब पुलिस विभाग पर ही कोरोना का कहर है तो आम जनता की पालन कौन कराएगा। वहीं आपको बता दूं कि जो है प्रदेश में कोरोना विकराल रूप में है। जो मौतों का जो आंकड़ा रहा है, 18 मौतें अब तक जो है तीसरी लहर में संयम हो चुकी हैं, जिसमें 18 लोगों बड़ी दुखद खबर है ये विवेक, बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ जो कोरोना की बात कर रहे हैं हम, इसमें एक पुलिस वाले की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या और पुलिस वालों की हालत स्थिर है या फिर क्योंकि वैक्सीनेशन तो फ्रंटलाइन वर्कर्स में है, सबसे पहले हो ही चुका होगा? बिल्कुल संयम, अभी तक ऐसी जानकारी जो है नहीं मिल पाई है। एक कर्मचारी जरूर गंभीर रूप से बताया जा रहा है, पर बाकी जो है सामान्य है, अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है।
और देश की यदि हम बात करें तो देश में आज 2,47,417 केस, तीसरी लहर का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा आंकड़ा है ये। कल के मुकाबले बात करें तो 27% ज्यादा है ये विवेक। बिल्कुल संयम, देश में जो है कोरोना थर्ड वेव जो है विकराल रूप में आ चुकी है और लोगों को समझने की जरूरत है। सरकार को उनको बार बार अवेयर करने की जरूरत है। अगर वो लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो लोगों को जागरूक रहना होगा, वरना हम लॉकडाउन की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर लॉकडाउन लगता है ऐसे में संयम, तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो पहला लॉकडाउन था उसके बाद जो दूसरा लॉकडाउन हुआ और अब तीसरा, अगर तीसरा लॉकडाउन होता है तो अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी। और देश भर में जो है कोरोना लेकर जो मामले आ रहे हैं वो चौंकाने वाले मामले हैं। लेकिन घूम फिर के मैं वापस भोपाल पे ही आऊंगा, क्योंकि 48 पुलिस वालों का संक्रमित होना एक बड़ी खबर है। मतलब पुलिस महकमे में आखिर किस सख्ती को बरता जाएगा जिसके बाद पुलिस वालों का कोरोना संक्रमण रुक जाए, क्योंकि यही पुलिस है जो कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाती है। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि पुलिस हमें परेशान कर रही है, अब वो खुद कोरोना का शिकार हैं। आखिर देश और प्रदेश की संवेदना तो इन्हीं के साथ है ही विवेक। अब बिल्कुल संयम, संवेदनाएं तो जनता की रहती हैं पुलिस प्रशासन के साथ। पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करता है। लेकिन जो है पुलिस प्रशासन को थोड़ा अपना ध्यान भी रखना होगा, हमारी रक्षा करते हुए जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जो है बार बार उनको करना होगा। क्योंकि अगर वही जब कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो ऐसे में आम जन का क्या हाल होगा, आप ये समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों को जो है उनकी व्यवस्था, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे आगे जो है ये जो संख्या है वो बढ़ ना सके, वो वहीं के वहीं रुके। और जो अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी जो व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं, जो कोरोना में लगे हुए हैं, उनको इस चीज का ध्यान देना होगा। दूसरी लहर में हमने देखा था कि मास्क के साथ फेस मास्क की भी अपील की जा रही थी। पुलिस वालों को सबसे पहले विभाग ने फेस मास्क दिया था। इस बार क्या लग रहा है कि फेस की जो शील्ड रहती है वो पुलिस वालों को वापस से लगानी होगी या विभाग वापस उसके आदेश जारी करेगा? बिल्कुल संयम, जिस हिसाब से भोपाल की जो खबर है 48 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हुए, तो पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा। और मेरे हिसाब से संयम, पुलिस को जो है जो चौराहों पर और भीड़ वाले इकट्ठों एरियाओं में जो सुरक्षा के लिए हमारी जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनको एक ड्रेस जो है पीपीई किट उनको देना चाहिए, ताकि वो संक्रमण से खुद बचें और दूसरों को भी बचा सकें। अब इसके बाद क्या लग रहा है कि भोपाल के अंदर कोई सख्ती या प्रदेश में पुलिस वाले, क्योंकि फ्रंट लाइन में ऐसी बड़ी केसेस के सामने आना, मतलब अब देश या प्रदेश कहा जाए खतरे की बिल्कुल स्तर पर पहुंच चुका। और लॉकडाउन तो यहाँ सबसे पहले मांगा जाता है। यदि बात करें नाइट कर्फ्यू तो वो लगा ही हुआ है 11 से 5 का, लेकिन जो वीकेंड कर्फ्यू की बात की जा रही थी, क्या इस सबको देख के लग रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू पे कहीं सरकार विचार कर सकती है? बिल्कुल संयम, जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है भोपाल, इंदौर और जबलपुर में, और जिस हिसाब से थर्ड वेव में जो है 18 मौतें हुई, उस हिसाब से मैं ये समझता हूं कि सरकार को वीकेंड लॉकडाउन पर जो है विचार करना चाहिए और 2 दिन बिल्कुल बंद करना चाहिए। अगर कोरोना की रफ्तार यही है तो इसके अलावा और कुछ भी तरीका जो है नहीं है कोरोना को रोकने के लिए। हालांकि वैक्सीनेशन चल रहा है कंटिन्यू और बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं हमें सुरक्षित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को जो है करना पड़ेगा। शुक्रिया विवेक आपका इस खास जानकारी के लिए। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि भोपाल में 48 पुलिसकर्मी कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद जो पुलिस आपके लिए कोरोना से बचाने का काम करती थी, अब वो खुद कोरोना की चपेट में आ चुकी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है शुजालपुर से। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में ठंड का कहर बरपा है। यहां पर कड़ाके की ठंड से लोग हैरान परेशान हो चुके हैं, अलाव जला रहे हैं। इसी के साथ वो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे इस ठंड से बचा जाए। मालवा और भोपाल से लगा हुआ बिल्कुल बीच में ये इलाका शुजालपुर, जहां पर ठंड की इतनी गहरी चादर बिछ चुकी है कि जिसके बाद कोहरा और ठंड से लोग हैरान परेशान हो चुके हैं। पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ठंड इस वक्त है। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो नॉर्थ में भी इस वक्त ठंड का बड़ा कहर है।
खासकर एमपी में जो ठंड है, इस पर हमने खबर भारत ने कल आपको विस्तार से ही बताया था कि जो एमपी में ठंड पड़ रही है उससे लोग कितने तकलीफ में हैं। और वही आज सुजालपुर में है, जहां सुजालपुर में ठंड के कारण लोग हैरान परेशान हो चुके हैं। यहां घने कोहरे की आगोश में शहर लिपट चुका है। कहा जाए कि जो ठंड सुबह 6 बजे होती थी वो सुबह 6 बजे होती थी, अब वो सुबह लोगों की सुजालपुर में 9 से 10 के बीच हो रही है। इसी बात पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पिंटू सोनी सुजालपुर से जुड़ चुके हैं। पिंटू, ये सुजालपुर में ठंड का जो कहर है उसके बाद क्या लोगों की हालत कैसी दिख रही है? मतलब क्या सुबह 6 से 9 तक खिसक चुकी होगी अब तो? संयम, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर भारत की सर्द हवाओं से शुजालपुर शहर भी ठंड के आगोश में पूरी तरह से समा चुका है। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ कोल्ड सीवियर डे घोषित किया जा रहा है। हम बीती रात की बात करें तो लगभग यहाँ का तापमान 4 से 5 डिग्री के मध्याह्न रहा होगा। जहाँ दिन के तापमान की बुधवार की बात करें तो लगभग 20 से 18 डिग्री के आसपास यहाँ पे रहा होगा। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो काफी कोल्ड डे, मतलब काफी ठंड इस क्षेत्र में ठंड अपना कहर बरपा रही है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और काफी कुछ परेशानियों का सामना आम जनता को शुजालपुर में करना पड़ा है। संयम पिंटू, ये जो इस ठंड से बचना आसान नहीं होता। रात का तापमान आप बता रहे हैं 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बहुत ही ज्यादा कम है। जो ठंडे इलाकों की बात करें मध्य प्रदेश में यदि, तो खासकर महाकौशल के उमरिया के वो इलाके होते थे, लेकिन सुजालपुर में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ना, ये शायद मेरे ख्याल से सुजालपुर के इतिहास में बहुत पहली बार निकल के आया होगा, इतने कड़ाके की ठंड। आपका बोलना बिल्कुल सही है संयम। या पहले मतलब जो यहाँ के पुराने लोग हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो काफी समय बाद इतनी तेजी की ठंड शुजालपुर में इस दौरान आई है। जैसा कि हम जान ही रहे हैं कि मौसम विभाग ने भी अगले 3-4 दिनों में यहाँ पर बारिश की चेतावनी दी है। और अगर मौसम विभाग की चेतावनी को हम मद्देनजर रखें तो देखा जाए तो आने वाले समय में ठंड और भी न्यूनतम तापमान पर जा सकती है। संयम, इसी के साथ क्या ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो प्रशासन व्यवस्था करती थी अलाव की, वो उपलब्ध हो पा रही है? लोग अपने आप ही व्यवस्था खुद अपनी मिला रहे हैं? जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना काल में प्रशासनिक नगर निकाय दूसरी अन्य व्यवस्था में जुटा हुआ था, परंतु प्रतिवर्ष बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन अलग अलग जगहों पर टाल और अलाव जलाने की लकड़ी की व्यवस्था करता था। परंतु इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं आ रहा है। संयम, हम देख सकते हैं कि लोग अपने निजी खर्चों पर अपने अपने चौराहों पर अलाव जला के इस ठंड से बचाव का अपना राहत कार्य कर रहे हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध में हम बात करते हैं तो बजट का हवाला लेकर इस तरह की कोई भी व्यवस्था को जुटाने में असक्षम बता रहे हैं। इतनी ताज्जुब की बात है कि मध्य प्रदेश का नगरीय प्रशासन विभाग ये पहले भी आदेश निकाल चुका है कि अलाव की व्यवस्था प्रशासन को पूरे प्रदेश में करनी होगी। उसके बावजूद ऐसी व्यवस्थाओं के सुजालपुर में सामने आ रही है जहां इंसान ठंड से परेशान है और प्रशासन साथ नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस ठंड से कोई सरोकार नहीं है, वह सिर्फ अपनी निजी व्यवस्थाओं को जोड़ने में लगे हुए हैं। हम बार बार खबर भारत के द्वारा भी इस संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों को चेताया गया, लेकिन अभी तक उनके सिर पर कोई जू नहीं रहेंगी इस बात को लेके, क्योंकि कड़ाके की ठंड इस वक्त गिर रही है। और कई अभी 2-3 दिनों पहले भी कई बुजुर्गों को भी मतलब ठंड से अकड़न की वजह से काफी गंभीर स्थिति में हमने अस्पताल में भर्ती कराया है। हमारे स्तर पे शासकीय अस्पतालों में उनको भर्ती करवा के उनको इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। और इस ठंड से आसपास के क्षेत्र के किसान भी बहुत बेहद परेशान है। शाजापुर जिले के खड़ी में अभी ओलावृष्टि से लगभग फसल को गेहूं, चना, मसूर, सरसों, अरहर, मटर, राई जैसी अलसी जैसी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका भी प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक कोई जायजा नहीं किया है। संयम, जबकि पंचायत ग्रामीण विभाग से ये मुख्यमंत्री ने खुद बैठक ली थी पंचायत ग्रामीण विकास की कि वो इसका जायजा लें, साथ ही साथ उनको आपूर्ति देनी है जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है। और ठंड का कहर ऊपर से बढ़ता जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग की भी बात की तो नगर पालिका सुन नहीं रहा है। यदि उनको अलाव की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं तो इस कारण यदि प्रदेश में या सुजालपुर के अंदर जो आप बता रहे हैं कि बुजुर्ग लोग परेशान, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, भगवान न चाहे, तो फिर इसका जिम्मेदार तो प्रशासन ही होगा। बिल्कुल सही है, इसका पूरी तरह से जिम्मेदार प्रशासन होगा। वर्तमान में नगर निकाय की जो अलाव न जलाने वाली व्यवस्थाओं के लिए कि शहर में आम चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हर वर्ष नगर पालिका इस तरह की व्यवस्थाएं जुटाने में मतलब अपने आप को प्रेषित करती थी, लेकिन इस साल जो व्यवस्थाएं देखी जा रही है वह कहीं ना कहीं नगर निकाय की नामोशी का शिकार हो रही है। सही है, कड़ाके की ठंड का कहर सुजालपुर में है, लेकिन उसके बावजूद
अभी तक प्रशासन अलाव की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। लोग अपने अपने इंतजाम कर रहे हैं। गर्मी से बचना आसान है पिंटू, लेकिन ठंडी से बचने के लिए ना घर में जा सकते हैं ना खुली हवा में आ सकते हैं, क्योंकि ठंड से बचना बहुत मुश्किल होता है। गर्मी से तो हर कोई बच सकता है। बरोबर। तो पिंटू, क्या लग रहा है कि आगे प्रशासन को ऐसा कुछ व्यवस्था मिलाने का अंदेशा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सुजालपुर में? मेरा यह मानना है संयम कि आज की हमारी इस खबर के बाद हो सकता है प्रशासनिक अधिकारियों में कोई सलसलाहट पैदा हो और आगामी ठंड जो बढ़ने वाली है 1-2 दिन में और न्यूनतम स्तर पर तापमान जा सकता है, उसकी व्यवस्था को लेकर हो सकता है सरकार और स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर अलाव की व्यवस्था करके आम जनों को इस कड़ाके की ठंड से राहत दे। बहुत शुक्रिया आपका पिंटू सोनी। एक खास जानकारी जो सुजालपुर में ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है उसी से अवगत करा रहे थे। अब सुजालपुर के बाद प्रदेश में भी ठंड का बहुत बुरा हाल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है नेमावर से। नेमावर में आदिवासी हत्याकांड को लेकर दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को पत्र लिखा है। नेमावर हत्याकांड को लेकर दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह जो आदिवासी की हत्या हुई थी उनके परिवार के सदस्य से मिलना चाहते हैं। सदस्य का नाम भारती कमले है, जिनसे दिग्विजय सिंह मिलना चाहते हैं। नेमावर हत्याकांड प्रदेश का एक ना कहना चाहिए लेकिन प्रसिद्ध हत्याकांड हो चुका है, जिसमें 5 आदिवासियों की निर्मम हत्या हो गई, जिसके बाद जहां का जो आरोपी है उनको पुलिस के संरक्षण की बात विपक्ष कर रहा है। स्थानीय पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर सरकार का जो दबाव है, जिसके संरक्षण के चलते अभी भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेमावर हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की बात की थी। सीबीआई को आदेश भी दिए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कार्रवाई आगे नहीं मिली। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, नेमावर हत्याकांड को लेकर दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। जी देखिए संयम, मैं आपको पहले बता दूं कि नेमावर हत्याकांड आखिर है क्या और क्यों इस पर इतना बवाल मचा हुआ है। जरूर। ये पूरा मामला देवास जिले के नेमावर का है, जो 17 मई 2021 का जो है बताया गया है। लगभग इसमें जो 5 लोग थे जो लापता हुए थे 17 मई को जो लापता हुए थे, जिसकी एफआईआर जो 27 मई 2021 को करवाई गई थी। 30 जून को जो उसका मुख्य आरोपी था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस लड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने हत्या को कबूला कि 10 फीट उसने खेत से बुलाकर जो लाशें हैं 5 लाशें हैं उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ कर रख दिया गया, जिसके बाद से ही लगातार जो है राजनीति लगातार जारी रही है। चाहे वो कांग्रेस शुरू से ही हमलावर बनकर तैयार हो गई थी। जो लगातार इसमें जो 9 आरोपियों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार भी कर लिया था इस मामले को लेकर के। लेकिन जिस प्रकार का यह पूरा मामला था उसको लेकर जो राजनीति होना लाजिम सी बात थी। और कई बड़े कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वहां पर पहुंचे थे और आर्थिक मदद की सहायता भी जो है उन्होंने बात कही थी। अब इसके बाद जो पूरे घटनाक्रम जो देखा गया कि जो भारती है जो उसमें पीड़ित परिवार की जो एकमात्र जो बची थी, घर में सदस्य बची थी, उसने 1 जनवरी को जो है नेमावर से भोपाल तक न्याय यात्रा को शुरू किया था। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा जो है नेमावर से होते हुए राजधानी भोपाल 11 तारीख को पहुंचती है। 11 जनवरी को जब ये यात्रा भोपाल पहुंचती, जब रवि वर्मा जो विधायक हैं उनके निवास से ये यात्रा चालू होकर राजभवन की ओर जाने होती है, तब पुलिस के द्वारा पीसीसी के पास इनको रोक दिया जाता है। इसके बाद पुलिस इन लोगों को कई बड़े दिग्गज नेताओं को और भारती को लेकर के राजभवन लेकर जरूर पहुंचती है एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में बात करने के लिए। लेकिन वहां पर भी जो कोविड का प्रोटोकॉल न होने की वजह से इनको मिलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद से लगातार ये राजनीति जो है और काफी गर्मा चुकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस जो हमलावर होते हुए कह रही थी कि ये जो पूरा मामला है उसमें आदिवासियों को जो कुचलने की जो बात है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अब पत्र लिखा, पत्र लिखकर ये मांग की है कि सीबीआई की जो जांच है उसको दोबारा किया जाना चाहिए। इसके पूर्व में ही जबकि मध्य प्रदेश सरकार जो है सीबीआई के लिए बात कह चुकी थी, लेकिन जो सीबीआई की रिपोर्ट आई है उसको कांग्रेस जो है मानने के लिए तैयार नहीं है।
उनका कहना है कि जो पूरी जांच है वो कहीं ना कहीं जो है इसको हल्का कर दिया गया। इस मामले को लेकर के राजनीतिक जो हथकंडा है वो अपना रहे, जो उसमें जो पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी, पुलिस भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। तो इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सीबीआई की जांच कराने की मांग जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की है। यदि इस हत्याकांड की बात हम करें तो सबसे पहले एक आरोपी को पकड़कर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूरा सच आईने की तरह साफ हो गया था। लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई उस सफाई के साथ नहीं हो पाई जिसकी बात की जा रही थी, और इसी को लेकर विपक्ष तूल पकड़ रहा है। प्रदीप जी देखिए, बिल्कुल जो इसमें मुख्य जो आरोपी थे मनोज, जो इसमें मुख्य आरोपी था, उसको जो पुलिस ने सबसे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया था। मनोज कुरकू जो उसका जो बात है वो ये था। इसके बाद से लगातार देखा गया तो जो उसके साथ जो आरोपी थे सुरेंद्र और उसका भाई वीरेंद्र, विवेक तिवारी सहित कई अन्य लोगों को जो है पुलिस ने 30 जून को गिरफ्तार तो कर लिया था। लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से जो न्यायिक प्रक्रिया हो रही, क्योंकि कांग्रेस लगातार शुरू से ये कहती आ रही कि मामले को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उस समय भी हमने ये देखा था कि कई कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो कांग्रेस के नेता है, उनका पूरा कहना यह था कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है या कार्रवाई हल्के से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा राजनीतिक जो मामला था, क्योंकि दोनों ही वर्ग जो है आदिवासियों को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। ऐसे में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को और ज्यादा इसमें लेकर किया जा रहा है कि आने वाले समय में जब एक चुनाव हो तो कहीं ना कहीं इस आदिवासी जो ये न्याय यात्रा है या इस प्रकार के जो आयोजन है उसका सहारा लेकर कहीं ना कहीं 2023 की सीएम करने का काम दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पूरा पीछे लगी हुई है, साथ दे रही है, वो अपनी राजनीति साध रही है, समाज सेवा कर रही है, वो एक अलग बात हो सकती है प्रदीप। लेकिन एक साथ एक बात और निकल कर आती है हमेशा, कि जो आरोपी हैं उन्हें राजनीति संरक्षण जो सत्ता में बैठी पार्टी मध्य प्रदेश में है उसका प्राप्त है, जिसके चलते जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर राजनीति भले ही हो लेकिन सदस्य जो परिवार का है वो सामने खड़ा हुआ है, मतलब न्याय नहीं हुआ है, इसलिए न्याय यात्रा है। लेकिन जो संरक्षण की बात करें आरोपियों को मिल रहा है, इसमें हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, लगातार जिस प्रकार से जब मामला जब से ये आया है तब से ही लेकर के ये देखा जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लगातार दोनों अपने आप को सेफ जोन में रखने की बात कर रही है। बिल्कुल। अगर हम बात सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही कहती आ रही है कि प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के अगर कोई असामाजिक तत्व है जो इस प्रकार की कृत्य करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जिसको लेकर के सीएम शिवराज कई बार इस बातों कह चुके, गृह मंत्री इस बात को कई बार कह चुके हैं। हमने ये देखा कि जिस प्रकार पूरा हत्याकांड होने के बाद कमल पटेल जो कृषि मंत्री थे वो भी वहां पर पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से वो मिले थे, पूरी जो सहायता थी उनको देने की बात कही गई थी सरकार के द्वारा। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि प्लस साथ में शासकीय नौकरी देने की जो बात थी वो भी उस समय की गई थी, लेकिन आज दिन तक उसको जो पीड़ित परिवार है उनको वो चीजें नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी ये पूरा देखने जा रहा है। साथ ही सिर्फ इसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अन्य जो कई जो दल है वो भी इसमें कहीं ना कहीं भारतीय को कोई समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। इसमें जैसे जय आदिवासी युवा शक्ति है, जेएस जिसका हम कहते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, ऐसे कई जो है राजनीतिक दल हैं जो वो अब भारतीय के साथ खड़े हुए हैं और भारतीय को न्याय के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने ये कहा कि जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं ये इस मामले को देखकर ऐसा लगता ही है कि जो जिस प्रकार से ये पूरा मामले को सीबीआई की जांच से रिपोर्ट जो आई है उसको भी कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करने के बाद जो कांग्रेस लगातार करती आई है, तो ये माना जा सकता है कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते इस प्रकार से जो कृत्य करने वाले लोग हैं बच रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। लेकिन यदि ऐसे आरोपियों को संरक्षण प्रदेश सरकार का, जैसा विपक्ष का कहना है कि दे रही है, तो उसके बाद ये 5 लोगों के एक ही परिवार का चले जाना ये बहुत गमगीन है। और जो सदस्य न्याय यात्रा निकाल रहा है, न्याय यात्रा देवास जिले से लेकर सीहोर जिले होते हुए, रायसेन जिले होते हुए भोपाल तक पहुंची है। लेकिन भोपाल के अंदर इसके साथ जो हुजूम जुड़ना चाहिए वो किस हिसाब से लग रहा है, हुजूम लोगों की भीड़ किस हिसाब से न्याय यात्रा को आगे पूरी तस्दीक मिल रही है? देखिए,
पूरा जो घटनाक्रम था उसके बाद से जब भारती ने 1 जनवरी को ये न्याय पदयात्रा निकालने का जो पहले ही हालांकि इस बात की घोषणा तो उन्होंने आधिकारिक रूप से की थी, इसके पूर्व भी हमने देखा कि कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारती ने ये बात कही थी कि वो 1 जनवरी से जो है न्याय यात्रा निकालेगी। 11 जनवरी को जब भारती भोपाल पहुंचती है, भोपाल में मीडिया से बात करते दौरान उसने स्पष्ट कहा है कि बुधनी के अंदर जिस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, बुधनी में उसको रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही थी, कुछ एक लोगों की मदद से ही उसने पूरी रात वहां पर गुजारी है। तो ये माना जाता है भारती के जो बयान है उसको अगर माना जाए तो भारती का जो जिस प्रकार से कहना है कि कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक संरक्षण का जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो उसको दबाने का कृत्य कर रही है, खुलकर इस मामले को सामने लाना नहीं चाहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है या पीड़ित परिवार से बचे हुए लोग हैं अपनी सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं, तो सुरक्षा भी उनको शासन को देना चाहिए। लगातार जिस प्रकार से मामला देखा जा रहा है, क्योंकि न्याय यात्रा अपनी ही परिवार के लिए वो न्याय की मांग करती देखी जा रही है, न्याय न मिल पाना और भोपाल पहुंचने के बाद उसको उस न्याय यात्रा को जो है राजभवन तक न जाने देना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जो बात कह सकते हैं वो देखने में आई थी। बात अगर लोगों के हुजूम की करें तो उस दिन 11 तारीख को जब ये न्याय यात्रा भोपाल पहुंची थी, उस समय भी भारती के साथ कई बड़े जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां पर मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वहां पर मौजूद थे, सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया जैसे जो नेता है वो भी भारती के साथ खड़े हुए थे, कंधे से कंधा मिलाते हुए देखे गए थे। लेकिन जिस प्रकार से न्याय यात्रा को पूरा न होने देना कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा देता है कि प्रदेश सरकार में जो बैठे लोग हैं वो भारती जैसे लोगों को न्याय नहीं दिलवाना चाहते या न्याय की जो गुहार कर रही है उनके कानों तक इसकी न्याय की जो बात है वो नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। तो जो कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगा रही थी सीबीआई की जांच की बात जो प्रदेश सरकार ने की थी, कहीं ना कहीं उसने खाना पूर्ति कर इस मामले को खत्म कर दिया है। लेकिन नए सिरे से एक बार फिर से सीबीआई की जांच को चालू किया जाए और भारती को जो न्याय मिल सके उसको लेकर के फिर एक बार दिग्विजय सिंह जो है वो लगातार जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं और लगातार उनका कहना है कि जब तक भारती को न्याय नहीं मिलेगा वो पीछे हटेंगे नहीं और कांग्रेस पूरी तरह से भारती के समर्थन में उतरी हुई है। शुक्रिया आपका प्रदीप इस खास जानकारी के लिए। नेमावर हत्याकांड में जहां दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को पत्र लिखा है और परिवार के सदस्य से मिलने की मांग की है, साथ ही साथ उनके लिए सीबीआई जांच का जो पूरा अंतिम लक्ष्य निष्कर्ष निकलना चाहिए उसकी बात सरकार से की है, राज्यपाल से की है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर जो है सतना से। सतना में छात्रावास अधीक्षक की तानाशाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। सतना के अंदर छात्रावास में अधीक्षक ने अपनी मनमानी से छात्रों को परेशान कर रखा है। इसी के साथ कहा जाए छात्र शौचालयों की सफाई कर रहे हैं। एक बड़ा गंभीर मामला स्कूली शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, जहां छात्रावास के अंदर छात्रावास का अधीक्षक छात्रों से शौचालयों की सफाई करा रहे हैं और वहां के इसी के साथ ये भी बात है कि वहां जो खाना छात्रों को दिया जाता है उसकी क्वालिटी बहुत ही लो है। एक बड़ा गंभीर मामला है जहां छात्रावास में अधीक्षक की तानाशाही की बात सामने आई है। छात्रों से आप लोगों को यही पानी में समस्या थी तो अब नहीं है। और यही खाना पीने की पहले थी अब नहीं है। क्या परेशानी पड़ रही थी? आप लोगों को क्यों बाहर निकाल दिया जा रहा है? सर जब से लॉकडाउन लगा है तो तब से यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं है और संस्था में जितने टॉयलेट हैं तो इस्तेमाल होता तो बच्चे स्वयं साफ करते हैं, बच्चे साफ करते हैं या फिर मैं करता हूँ, जबकि ये स्वीपर का काम है सर जी। अच्छा। हाँ, खाद्यान्न लॉकडाउन के पहले का रखा 2.5 साल का, गेहूं भी सड़ गया है, चावल भी सड़ गया सर जी। वही खाद्यान्न मैं बच्चों को बना के खिलाता हूँ। कितने वो जानवर खाएं तो मर जाए सर जी, वही बच्चे को खिलाता हूँ खाना। कितने हफ्ते खिला रहे खाना? सितंबर सर जी, 5 महीने से वही खाना चल रहा है, सड़ा गुला। लॉकडाउन पहले से? लॉकडाउन के पहले से वही गल्ला रखा है। कौन दबाव बना रहा है ज्यादा? ये अधीक्षक महोदय सर जी चाहते हैं कि क्या नाम है उनका? महेश प्रजापति। कहाँ से आते हैं? ये हरदी बैकुंठपुर से आते हैं सर जी, यहाँ रहते भी नहीं। अच्छा। हफ्ते में 1 दिन आते हैं, रजिस्टर मेंटेन किए, बच्चे के सिग्नेचर लिए, बिल बनाए बच्चों का और चले गए। अच्छा जी हाँ। क्या नाम है आपका? मैं मुकेश कुमार चौकीदार
लोगों को सर जो बोले थे मतलब कि भैया जी बारे में लिखो, दबाव डाल के लिखवा रहे थे। किसके बारे में लिखवा रहे ये थे? मुकेश कुमार दहायत, ये कौन है यहाँ के? ये हमारे यहाँ के चौकीदार हैं यहाँ हॉस्टल के। और महेश कुंभकार सर ने बोले कि तुम लोग लिखो कि दारू पी कर आता है, मतलब पूरा यहाँ बहुत लोग को अंदर हॉस्टल में लाता है, रात को खाना बनाकर यहीं पे सोता है। तो हम लोगों ने बोला नहीं लिखेंगे, इसलिए ज़बरदस्ती लिखवाया गया था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। फिर क्या किए उन लोग? उन लोग ने ज़बरदस्ती एक लड़के धीरज प्रजापति उनसे लिखवा लिया। वो मतलब अभी न्यू स्टूडेंट है तो आप नहीं लिख रहे थे, क्या कर रहे थे? धमकी मिले थे आप लोगों को? जी कि क्या? आप मतलब बोले कि तुम लिखोगे तो लिखोगे। क्या कारण था इस विषय में? यहाँ परेशानी है कि वो मुकेश भैया जो हैं तो मतलब कि वो सर बोले अधीक्षक सर कि यहाँ दारू पी के हल्ला करते हैं, यहाँ मतलब स्टूडेंटों को परेशान करते हैं, ये सब गलत बात है। हम लोगों से उस दिन ज़बरदस्ती लिखवाया गया था। मुकेश कौन है ये? मुकेश भैया ये मतलब हॉस्टल के चौकीदार, खाना बनाने वाले। जी, तो उस दिन जो आए थे वहाँ से। और अधीक्षक कौन है यहाँ? अधीक्षक महेश कुंभकर, वो महेश कुंभकर लेकर आए थे वहाँ से मतलब कुछ लोगों को, तो हम लोगों से ज़बरदस्ती लिखवा रहे थे। क्या लिखवाएं आप लोगों से? लिखवाए मतलब धीरज प्रजापति से लिखवाए थे कि तुम लिखो कि वो मतलब दारू पी के यहाँ मतलब हल्ला करते हैं, स्टूडेंटों को परेशान करते हैं, ऐसे लिखवा रहे थे। मतलब दबाव बनाया गया आप लोग के हम ऊपर? लोगों ने मना किया कि ऐसे नहीं है, बोले नहीं इनको सस्पेंड करवाना है, यहाँ से इसको हटा देना, बहुत मतलब गंदा आदमी। कितने दिनों से ऐसे सड़ा खाना आप लोग को मिल रहा है? सर जिस टाइम से मतलब हॉस्टल खुली है उस टाइम से सारा गुना मतलब गेहूँ मिल रहा है हम लोग को खाने के लिए। क्या आप लोग के ऊपर दबाव बना रहे हैं यहाँ पे? हम लोगों के ऊपर दबाव ये बनाया जा रहा है कि मतलब भैया जी का साथ ना दिया जाए, मतलब चौकीदार का साथ ना दिया जाए, सस्पेंड किया जाए उनको। अच्छा, कहीं आपने शिकायत की रही? क्या सर? कहीं बताया आपने अधिकारियों से? हम लोग अधिकारियों से नहीं बताए हैं, और एक दिन बताने की कोशिश की तो फिर वो भैया जी के लिए मतलब नोटिस जारी कर दिए गया। किस बात की नोटिस? कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए इनको। सतना में छात्रावास अधीक्षक की तानाशाही का एक गंभीर मामला आप सुन रहे थे, जिसमें वहां पर छात्रों को शौचालयों की सफाई के लिए मजबूर किया जा रहा है। शासन के सरकारी फंड का पूरा दुरुपयोग आपके सामने है। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए खबर भारत के साथ।